लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए दांव पर है। 10 लाख नौकरियों पर एक ये संकट के आसार हैं, क्योंकि उद्योगों पर अगर असर पड़ेगा तो नौकरियों पर भी संकट आएगा। सरकार क्या योजना बना रही है, क्योंकि सरकार के पास बैकअप प्लान क्या है कि ट्रंप की टैरिफ की नीतियों से निपटा जाए। गालवान के बाद से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध लगभग एकदम बहुत खटास थी, काफी गहराई और काफी खाई उसमें आ चुका था। लेकिन जैसे ही ट्रंप टैरिफ की बात आती है तो दोनों देशों की नजदीकियां थोड़ी बढ़ने लगती हैं। अगर चीन ने कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका मतलब नहीं है कि भारत की वो पोजीशन हो गई। यूपी 35,000 करोड़ का निर्यात करता था। लेदर, गारमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, ये तमाम उद्योग थे। उसमें अकेले कानपुर 2500 करोड़ का निर्यात अमेरिका को करता था, क्योंकि कानपुर अपने आप में एक इंडस्ट्री का हब है। बिहार पर भी असर है, क्योंकि मखाना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है और भारत में भी जितना उत्पादन होता है उसका 80% अकेले बिहार करता है। ये अभी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी आई है, वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की समिति का। उसने कहा कि मौजूदा समय में इसका प्रभाव सीमित है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है? भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो चुका है और उसके बाद से अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत के कारोबार और भारत में नौकरियों पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि लगभग 10 लाख नौकरियों पर खतरा पड़ेगा। इसके अलावा भारत के कई उद्योग, जिनमें टेक्सटाइल, जिनमें सी फूड, इसके अलावा जूता उद्योग, खासकर लेदर उद्योग पर इसका विशेष असर पड़ेगा। आखिर अब भारत सरकार ट्रंप के इन टैरिफ से निपटने के लिए किस रणनीति पर काम कर रही है? और इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी है। तो क्या अब भारत और चीन एक साथ मिलेंगे और ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करेंगे? और भारत सरकार आखिर पीछे से, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से विशेष तौर पर सिर्फ टैरिफ को अनुचित बताया गया है, इसके अलावा बोल्ड स्टेटमेंट उस तरीके का नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और दूध उत्पादकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। साथ ही वो आर्थिक समझ बहुत अच्छी रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब भी इकोनॉमी से रिलेटेड मामला होता है तो भारतीय जनता पार्टी गोपाल कृष्ण अग्रवाल को ही आगे करती है और उनके जरिए इकोनॉमी से रिलेटेड मसला जनता को समझाने का दायित्व भी दिया जाता है। गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ चल रहा है, 50% लगाया, उसमें रूसी तेल को जोड़ करके उन्होंने 25% वो एक्स्ट्रा किया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर भारत सरकार इससे निपटने की क्या कोशिश कर रही है? और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था कि हाँ, हम अपने किसानों, अपने मछुआरों और अपने दूध उत्पादकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले से मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसका नुकसान हो। लेकिन ये तो एक बयान है। अब निपटने की, क्योंकि जैसा कि हमने तमाम रिपोर्ट हमने देखा है, क्योंकि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए दांव पर हैं। 10 लाख नौकरियों पर एक ये संकट के आसार हैं, क्योंकि उद्योगों पर अगर असर पड़ेगा तो नौकरियों पर भी संकट आएगा। और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर इसका असर यूपी में भी दिखेगा, बिहार में भी दिखेगा, बंगाल में दिखेगा और तमिलनाडु, आंध्रा, हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका को हम बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात करते थे। तो आखिर अब सरकार क्या कर रही है? सरकार इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या योजनाएं बना रही है? देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है रजत जी, जो आपने यहाँ आज दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में उठाया है। और यह सारे केवल भारत की चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रंप साहब कर रहे हैं यूएस के, वह ग्लोबल लेवल पे डिसरप्ट कर रहा है ट्रेड और टैरिफ के कारण ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड्स हैं उनको भी डिसरप्ट कर रहा है। और एक सप्लाई चेन होती है। आज अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मोबाइल यहाँ बन रहा है, तो उसकी बैटरी कहीं से आ रही होगी, स्क्रीन कहीं से आ रहा होगा, हम लोग कहीं सप्लाई कर रहे हैं, चार्जर कहीं आ रहा है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देख लीजिए, एपीआई कहीं से आते हैं, यहाँ पे उनका फॉर्मुलेशन होता है, फिर उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज ग्लोबल लेवल पे भारत फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में है, मोबाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल आपने बोला, तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे हम सप्लाई करते हैं। तो यह भारत की चिंता का विषय नहीं है, पूरे विश्व में यह डिसरप्शन हो रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, इवन ताइवान हो,
चीन है, रशिया है, सभी के साथ इस तरह का, यूरोप और जो यूके वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इन सब के साथ भी इसी तरह की बात हो रही है। तो दोस्त हो या दुश्मन हो, सबके साथ इस तरह का एक तरीके का व्यवहार। लेकिन सवाल यही है सर कि भारत पर क्योंकि 50% टैरिफ लगाया गया है, भारत और ब्राजील वो देश हैं जिस पर सबसे ज़्यादा टैरिफ थोपा गया है। रूसी तेल की जब बात आती है तो चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है रसिया से, भारत दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन चाइना के मसले पर 90 दिनों के लिए टैरिफ टलता है। लेकिन अहम ये हो जाता है क्योंकि ये हमारे देश के जो आम जनता है वो ये जानने में दिलचस्पी रखती है कि आखिर अब हमारी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट आती है, जीटीआरआई की रिपोर्ट अपनी आती है और तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक यही कहा जाता है कि नौकरियों पर संकट आ जाएगा। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था, जीडीपी पे भी हमारा उसका असर देखने को मिल सकता है। जिस ग्रोथ रेट की बात गवर्नमेंट हमेशा करती रहती है कि हाँ हमारी सरकार में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हुआ है, उस पर भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि ये टैरिफ की वजह से उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी लगाम लग सकती है। तो सरकार क्या योजना बना रही है, क्योंकि सरकार के पास बैकअप प्लान क्या है कि ट्रंप की टैरिफ की नीतियों से निपटा जाए? देखिए, भारत आज इस स्थिति में है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का 140 करोड़ के जनता का मार्केट, भारत का जो जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है, जब भारत में एफडीआई बढ़ के आ रहा है, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से, स्पेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, फिनटेक बढ़ रहा है, एआई के अंदर हम काम रहे हैं, तो भारत इस स्थिति में अब पहुंच चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। चाइना हमसे आगे ये हम मानते हैं, लेकिन भारत भी एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन गई है और तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी बन जाएगी। और आज तो E&Y की आज ही रिपोर्ट आई है कि 2038 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और S&P की देख लीजिए, मॉर्गन स्टैनले की देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की देख लीजिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है। इन्फ्लेशन हमारा कम है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, डेट टू जीडीपी रेशो कम है और ग्रोथ सबसे तेज है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को इग्नोर करके कोई भी कंट्री वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि ये, और एस जयशंकर जी ने और हमारे पीयूष गोयल जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अभी नेगोशिएशन स्टेज पे है। जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो आप बार्गेन के लिए कोई टफ स्टैंड लेते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में इतनी मजबूत है कि कोई पूरी तरह से इग्नोर करके इस अर्थव्यवस्था को, इस सप्लाई चेन को डिसइंटीग्रेट करके अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे नहीं ले जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो बेसिक हमारे टेनेंट्स हैं, जो हमारे जो बेसिक आवश्यकता है, जैसे कृषि क्षेत्र की बात है, डेयरी प्रोडक्ट की बात है, ऐसे MSME क्षेत्र की बात है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, हम 70-80% अपना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं हमें बाहर से, उसके लिए हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब ये नॉन नेगोशिएबल है। तो हमने अपनी पोजीशन भी स्ट्रांगली क्लियर कर दी है, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, हमारे कंटिन्यूसली जब बार्गेन और नेगोशिएशन होता है तो लोग पोजीशंस लेते हैं नेगोशिएशन के लिए, तो वह चीज़ें चल रही है और अभी बातचीत चल रही है। अमेरिका में भी बहुत सारी आप आवाज़ें देखेंगे जो उनके ही खिलाफ बोल रही है, डेमोक्रेट्स ने भी आवाज उठाई है। अभी कोर्ट के भी फैसले आने हैं, वहाँ पे कोर्ट के अंदर भी केसेस चल रहे हैं कि क्या ट्रंप यूनिलेटरली इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में आते हैं, तो उनके नेशनल इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और एक तो ये एक पोर्शन, दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि भारत अगर ये लगता भी है तो वैश्विक पटल पे ना कोई दोस्त है परमानेंट, ना कोई दुश्मन है। एक समय था हमारा चाइना के साथ बड़ा कंपटीशन था, आज थोड़ा सा बेटर रिलेशंस बन रहे हैं। क्यों हो रहा है सर? मतलब ये भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लगभग गालवान के बाद से भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध लगभग एकदम बहुत खटास थी, काफी गहराई और काफी खाई उसमें आ चुका था। लेकिन जैसे ही ट्रंप टैरिफ की बात आती है तो दोनों देशों की नज़दीकियां थोड़ी बढ़ने लगती हैं। और आज ही अभी एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि मार्च के महीने में ही शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने अमेरिका के आर्थिक नीतियों को लेकर के चेतावनी जारी की थी और भारत और चीन के बीच संबंधों को बहाल करने की पहल की थी।
तो आखिर अब मजबूरी क्या आ रही है, क्योंकि चीन दुश्मन था और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक बार मुहिम भी चलाया गया था अपने स्वदेशी को लेकर, तब भी चलाया गया था और अब भी चलाया जा रहा है। अमेरिका के जब टैरिफ के मसले की बात आई तब भी स्वदेशी की बात चली है, मुहिम चली है और तब भी हमने कई चाइना के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया था और चाइना को हमने सीधे तौर पर संदेश भी दिया था कि हम आपके साथ कई मसलों में व्यापार भी नहीं कर सकते हैं और आपके ऐप पर हम प्रतिबंध भी लगाएंगे। तो तब भी हमने चाइना को तो सख्त संदेश दिया था। तो अब मजबूरी क्या आ रही है? चीन जरूरी क्यों हो रहा है? मजबूरी कोई नहीं है। भारत सॉवरिन नेशन है, हमारे इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है। जो पब्लिक, अगर चीन ने कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका मतलब नहीं है कि भारत की वो पोजीशन हो गई है। अगर भारत की स्थिति पे वो ताइवान के ऊपर कोई बात करता है, तुरंत हमारा क्लैरिफिकेशन आ गया है। हम लोग व्यापारिक रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार करते हैं। आज चीन का बहुत सारे सप्लाई चेन में बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स में उसकी बहुत बड़ी वो पैठ है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, कई चीज़ों में एपीआई को लेके भी चीन के बहुत महत्वपूर्ण पैठ है इन चीज़ों में। तो उसको लेके हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। लेकिन आज के इस स्थिति से, बयान से, ना हमें ये सोचना चाहिए कि अमेरिका हमारा परमानेंट अब दुश्मन हो गया है और चीन हमारा परमानेंट दोस्त हो गया है। चीन अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, भारत अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, अमेरिका अपने पे कर रहा है, भारत अपने पे कर रहा है। हम किसी के दबाव में नहीं करने वाले। और वैश्विक परिदृश्य में जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमें क्या करना है, उसके लिए हम बिल्कुल तरह से तैयार हैं। पहली बात महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल सिनेरियो को, चैलेंजिंग सिचुएशंस को पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था के लेवल पे हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उसके लिए बहुत अच्छी तरह से कदम बढ़ाने शुरू आज नहीं पहले से कर दिए। पहले कहा था आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। आज स्पष्ट रूप से 15 अगस्त को उन्होंने कह दिया स्वदेशी, यानी हमें अपने देश के मार्केट पे अपने प्रोडक्शंस के माध्यम से उसकी आपूर्ति करना है। हमारे लोगों को अपने प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को खरीदना है और यह एक स्वदेशी की बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक बात और कही थी कि हम स्टेबलाइजर फंड भी बनाएंगे। हमारे कुछ सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल को कुछ सपोर्ट चाहिए, फार्मास्यूटिकल को सपोर्ट चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को, जिनका की इम्पैक्ट, जिसका टैरिफ से यूएस के लिए इम्पैक्ट होगा, उन सेक्टर्स को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने, तीसरी बात, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तीसरी बात। चौथी बात, एमएसएमई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट, अल्टीमेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम कर भी लेते हैं देशों से, जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, कॉम्पिटिटिव नहीं होती, तो उसके लिए जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कंप्लायंस कॉस्ट की वो ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, लैंड की अवेलेबिलिटी की बात है, पावर की कॉस्ट को कम करने की बात है। इन सारे क्षेत्र में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट हम कम कर रहे हैं, जीएसटी को कम कर रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रहे हैं, तो इस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। ये चौथी बात है। और पांचवा है कि अमेरिका एक मार्केट है, महत्वपूर्ण मार्केट है, लेकिन और भी बहुत से मार्केट हैं। यूरोप है, जर्मनी है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, चीन भी है, रशिया भी है, फिर इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी है, अफ्रीका भी है। हम अपने ट्रेड को इन सब के साथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने के लिए, आज से नहीं, कोई कहे कि ट्रंप साहब ने अब कह दिया तो हम आज से नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया से पहले एफटीए किया, हमने यूएई के साथ एफटीए किया, हमने अफ्रीका के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ाए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हमने तेज़ी से रिलेशन बढ़ाए, अब हमने यूके के साथ एफटीए कर लिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बहुत एडवांस स्टेज में जल्दी हो जाएगा, जर्मनी के साथ है। तो ग्लोबल लेवल पे और भी मार्केट्स हैं, उन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ को हम
कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या हमें अपने डोमेस्टिक एक्शन लेने और हमारे क्या इंटरेस्ट नॉन नेगोशिएबल है वो हमने क्लियर कर दिए। हमने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए डोमेस्टिकली हमने ये 5 महत्वपूर्ण स्टेप किए हैं जिसको ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम करने के लिए ट्रिमेंडस स्टेप्स लिए हैं, हमने कई अदर कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं और हमने डोमेस्टिकली जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको चाहिए, चाहे स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में, सब्सिडी के रूप में और नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में ग्लोबल लेवल पे, उन सब पे भी काम किया है। और आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों ने भी कहा है कि हम फाइनेंशियली सर यहाँ बड़ा सवाल यही हो जाता है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा जो सालाना कारोबार था वो 7.5 लाख करोड़ का था। तो जो GTRI की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5.4 लाख करोड़ के निर्यात सीधे सीधे प्रभावित होंगे। तो जिन देशों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी एक रिपोर्ट पढ़ा उसमें 40 देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है कि यहाँ से जो घाटा होगा हम उसको वहाँ से फुलफिल करेंगे। लेकिन ये भी सच है ना, क्योंकि लंबे समय तक अमेरिका हमारे लिए एक बेहतर मार्केट था और वहाँ हम टैरिफ फ्री जो है व्यापार करते थे और उससे देश की इकोनॉमी को लगातार फ़ायदा भी हो रहा था। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं सर, इस पे भी मैं जवाब चाहूँगा आपका, क्योंकि यूपी को 35,000 करोड़ रुपए, यूपी 35,000 करोड़ का निर्यात करता था। लेदर, गारमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, ये तमाम उद्योग थे। उसमें अकेले कानपुर 2500 करोड़ का निर्यात अमेरिका को करता था, क्योंकि कानपुर अपने आप में एक इंडस्ट्री का हब है। बिहार पर भी असर है क्योंकि मखाना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है और भारत में भी जितना उत्पादन होता है उसका 80% अकेले बिहार करता है। और हर साल जितना बिहार से निर्यात किया जाता था उसका 25% अमेरिका को जाता था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल को लगभग 8,000 करोड़ का वो निर्यात हर साल करता था। तो ये वो तमाम राज्य हैं। इसके अलावा अन्य सी फूड की अगर हम बात करें, क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत से निर्यात होता था अमेरिका को, तो ये सब इंडस्ट्री जब टैरिफ लग रहा है, क्योंकि 50% लगा है, तो वहाँ रेट जाहिर सी बात है वहाँ काफ़ी महंगा हो गया होगा। और भारत की तुलना में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और बहुत सारे देशों पर, भारत पर अगर 50 लगा तो किसी पर 18, किसी पर 19, किसी पर 21, इस तरीके का लगा है। कपड़े उद्योग की अगर बात करें, क्योंकि पिछले समय में गवर्नमेंट का जो फोकस था वो एक तो MSME था, एग्रीकल्चर था, और इन सब पे तमाम गवर्नमेंट के डेटा है कि इससे हमने बहुत रोजगार भी दिए हैं। तो अब वही मसला अंत में नौकरियों का आ जाता है कि अगर ये चीज़ें प्रभावित होंगी तो, क्योंकि अभी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी आई है, वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों की समिति का, उसने कहा कि मौजूदा समय में इसका प्रभाव सीमित है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है? देखिए, अगर टैरिफ कंटिन्यू करते हैं तो इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि US हमारे लिए महत्वपूर्ण मार्केट था। लेकिन 2-3 चीज़ें हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि लगभग 58% प्रोडक्ट में 50% लगा है, बाकियों में नहीं लगा। दूसरा, आज अमेरिका का अपना इन्फ्लेशन 3.5% के करीब है, और अगर वो इस तरह से करते हैं टैरिफ, तो वहाँ पे वो चीज़ें उनको भी, तो कंज्यूमर को, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करते हैं, कंज्यूमर GST क्यों कम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर को सस्ता माल मिले, मतलब अपने देश में ज़्यादा बेच देना है। हाँ, तो अपने देश में बेचता है। अमेरिका अगर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो उनके देश में भी तो उनके कंज्यूमर्स की तरफ से उनको महंगा मिलेगा। तो वो लोग कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में इतना तेज है, उनकी GDP ग्रोथ रेट 1.5-2% है, हमारी 6 से ऊपर, हमारे 6 और 7 के बीच में है, 6.5 से ऊपर है, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 3% के आसपास है। उनके यहाँ GDP ग्रोथ 1 से 1.5% है और उनके यहाँ इन्फ्लेशन 3 से ऊपर है, तो और बढ़ जाएगा। तो उनको भी तो अपनी इकोनॉमिक पैरामीटर्स के, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत पैनिक करने की एकदम जरूर, हाँ, समस्या है, चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ग्लोबल लेवल पे दूसरे मार्केट ढूंढें, डोमेस्टिकली अपने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की कॉस्ट कम करें। उसके लिए जो सरकार बहुत सारे काम कर रही है उसको और मजबूती से काम करे, और अल्टीमेटली जो टैक्स स्टेबलाइजेशन है या फंड्स स्टेबलाइजेशन है, सब्सिडाइज कर सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स वो जो तरीके से आते हैं ग्लोबल लेवल पे, हम नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर भी काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौती है, चुनौती एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलने का एक मौका भी है। स्वदेशी अपनाएं, लोकल, वोकल फॉर लोकल के लिए करें, आत्मनिर्भर भारत करें, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं अभी बहुत सारे। ऐसा नहीं हो गया कि
बायलेटरली इमाम नहीं बचने की स्थिति है ना। WTO डिफंक्ट अभी वीकन हो गया है, लेकिन है G20 है, G7 है, क्वाड है। क्वाड में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा भारत का महत्वपूर्ण उसमें हिस्सेदारी है। क्वाड उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज और भी देखना है कि अमेरिका भारत एक पहलू ऑफ रिलेशंस हैं ग्लोबल में, लेकिन यूरोप और उसके लिए अमेरिका के लिए उनके चीन के रिलेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ते हैं। तो जहाँ तक अमेरिका की जब तक की पॉलिसी ये थी कि हमें चीन को कंटेन करना है, और वो कहते हैं कि अभी जैसे ऑयल की बात कर रहे हैं, अब कई बार इलॉजिकल बातें कई बार हो जाती है जिसके पब्लिक डोमेन में जाना बहुत ज़रूरी है कि चीन जब ये तेल की सब यूक्रेन यूएस का रशिया का वॉर हुआ था, तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने कहा कि रशिया का ऑयल कोई ना खरीदे, सैंक्शन लगा दे। लेकिन उसके बाद ही तुरंत उनके स्टेटमेंट आ गए कि उससे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और जो 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल का ऑयल था उस समय जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, और अगर रशिया ऑयल ग्लोबल मार्केट में नहीं आया, 10% रशियन ऑयल ग्लोबल ऑयल मार्केट में जाता है, तो ये जो प्राइस है 100-125 के ऊपर हो जाएगा। तो और चाइना जो 40% अपनी रिक्वायरमेंट रशिया से खरीदता है ऑयल, जब बाकी नहीं खरीदेंगे तो चाइना को और वो सस्ता, तो $60 का उन्होंने कैप लगाया। तो $60 के कैप पे चाइना को और बाकी कंट्रीज को $120 पे मिलेगा, तो कितना हार्म ग्लोबल इकोनॉमी को होगा। पहली बात, भारत ने कंटिन्यू करते हुए रशियन ऑयल को परचेज करते हुए ग्लोबल ऑयल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। आज भी ग्लोबल ऑयल मार्केट 72 से $73 प्रति बैरल है, और वो भी किया, और 33,000 करोड़ हमने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करके बचाए, डिस्काउंट पे लिया। तो देश की अर्थव्यवस्था का एक ही पहलू नहीं होता। इकोनॉमिक डिसीजंस जब रजत जी होते हैं ना, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उनको बैलेंस किया जाता है। एक चीज़ में आपको नुकसान हो रहा है तो दूसरे में कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर टैरिफ में हमें 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ऑयल इंपोर्ट से 33,000 करोड़ का फ़ायदा भी हो रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गए। हमने क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स बनाए थे 2030 के कि 50% हम कार्बन एमिशन वगैरह को ख़त्म कर देंगे, 2030 में 50% रिड्यूस करेंगे। आज 2025 में ही हमने अचीव कर लिए। आज 100 गीगावाट के हमने सोलर पावर की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम विंड पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तेज़ी से चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल डिसरप्शंस एक अपॉर्चुनिटी होती है। आज सेमीकंडक्टर्स हम बना रहे हैं, अब तो ये ईवी पे जा रहे हैं, तो यह अपॉर्चुनिटी भी है। महत्वपूर्ण बात है कि आप संकल्प से स्थिति को समझते हुए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपनी डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और अभी इसको अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए। ठीक बात है गोपाल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए, गोपाल जी ने कहा, और भारत और अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत जारी है, और संभवतः आने वाले समय में इसके कुछ नतीजे भी देखने को मिलेंगे, और अगर जैसे ही कुछ नतीजे आएंगे वो हम आपको दैनिक जागरण पर अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।